नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अभी तक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और खेल दो विषयों के वीडियो को देखते थे और दो लेक्चर्स यूट्यूब पर लगते थे। अब ये तीसरा विषय विज्ञान आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं और उसका अध्याय 1 कोशिका। सबसे पहला कोशिका प्रारंभ करेंगे। चूँकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात MPPSC के जो सलेबस है उसका विज्ञान का, या हम कहें संपूर्ण सलेबस में जो विज्ञान वाले भाग में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से सबसे पहले दिया गया है मानव शरीर की संरचना, जिसमें कोशिका सबसे पहले नंबर पर आता है। कोशिका सबसे पहले नंबर पर आता है, इसलिए हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार से MPSI में देखें तो साइंस का जो मानव का जो क्या है मानव संरचना के बारे में दिया हुआ है, तो उसमें भी कोशिका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं में भी साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से बायोलॉजी, साइंस में भी बायोलॉजी का सेक्शन से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विषय विज्ञान अध्याय 1 कोशिका। कोशिका हमारे जीवन की कैसी संरचनात्मक एवं क्या होती कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। एक है छोटी सी बात आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिखा है कि आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। तो जब क्या होता है कि कोशिकाएं समान प्रकार की कोशिकाओं से तात्पर्य उनमें जो भी कंटेंट हैं वो एक जैसे हों और उसके अतिरिक्त उसकी जो उत्पत्ति है वो एक समान हो, तो है ना। तो वो कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, है ना, जिनके आधार एक समान हो, है ना। तो इस प्रकार की जब समान कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो ऊतकों का निर्माण होता है। अर्थात समान कोशिकाएं जब मिलती हैं, मान लीजिए ये एक कोशिका, ये 2 कोशिका, ये 3 कोशिका, ये 4 कोशिका, ये 5 कोशिका, ये 6, ये 7, ये कैसी कोशिकाएं हैं? कैसी कोशिकाएं हैं? समान कोशिकाएं हैं। अर्थात इनकी उत्पत्ति समान है ना, इनके जो इनका आधार समान है ना। तो इस प्रकार की जब समान कोशिकाएं हैं तो ये क्या बना? ऊतक बना। अब क्या होगा कि यहाँ से जब ऊतक हो गया, अब 1 ऊतक, 2 ऊतक, 3 ऊतक, 4 ऊतक, 5 ऊतक, 6 ऊतक, 7 ऊतक, यानी टिश्यूज, ये समान टिश्यू है ना, समान प्रकार के टिश्यू जब मिलेंगे तो क्या होगा? बॉडी का निर्माण होगा। क्या होगा? बॉडी का निर्माण हो जाएगा, है ना, बॉडी का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये बॉडी का निर्माण हो जाएगा जब अपने, तो कोशिका क्या करती है कि हमारे शरीर के संरचना को तैयार करती है। अब हमारे जब संरचना को तैयार करती है तो मान लीजिए अगर ये हाथ है तो इस हाथ से हम क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना, कोई भी काम करते हैं। तो जब काम करते हैं तो वो क्या है? कार्य, है ना, कार्यात्मक। तो इस प्रकार से कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है ना। समझ में आया आप लोगों के? जब समान प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। जब समान प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। और जब समान प्रकार के ऊतक मिलते हैं तो क्या बनती हैं? जब समान प्रकार के ऊतक बनते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इस प्रकार से कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ऊपर वाला तो खोज याद करना है, खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन 1665 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, वो इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज पॉइंट से 1665 याद रख सकते हैं, लेकिन कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये याद करना अति आवश्यक है ना, क्योंकि संपूर्ण कोशिका विज्ञान को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक आध बार ये प्रश्न आया है, लेकिन इसके प्रश्न के आने की संभावना ज़्यादा है, चूँकि कोशिका का जो संपूर्ण वर्णन है यहाँ पे उन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में किया था, है ना। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न यहाँ पर क्रिएट होते हैं। एक है 3 प्रश्न है, खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो दूसरा प्रश्न है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी,
और तीसरा प्रश्न है रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम था, तो माइक्रोग्राफिया। इसके बाद आगे चलते हैं। रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में यह बात कही है कि उन्होंने कोशिका की खोज मृत पेड़ की छाल से किया था, मृत छाल है ना, पेड़ की मृत छाल से किया था, पेड़ की मृत छाल से किया था। अर्थात उन्होंने कोई वृक्ष था उसकी ये जो परत होती है, छाल होती है, इसको निकाला। तो जब छाल को ये निकाल लिए तो यहाँ से अगर छाल निकल गई तो मृत हो जाती है। और मृत छाल को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें कुछ इस प्रकार के डब्बे नुमा संरचना दिखी उनको। डब्बे नुमा जब संरचना दिखी तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, सेल। क्या नाम दिया, सेल, है ना, सेल यानी पिंजरे जैसे, है ना, तो सेल क्या नाम दिया इन्होंने, सेल नाम दिया। इस संरचना के आधार पर, इस संरचना को देखते हुए उन्होंने सेल नाम दिया कोशिका को। फिर उसके बाद ल्यूवेनहॉक कौन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है कि ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। कभी प्रश्न आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, आप लोग ल्यूवेनहॉक याद रखेंगे। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत प्रारंभ में सेल्डन या सिल्डन, है ना, या तो सेल्डन या तो सिल्डन। सिल्डन वैसे ये राइट नेम है, राइट नेम इनका सिल्डन है ना। तो कोशिका सिद्धांत प्रारंभ में कोशिका सिद्धांत प्रारंभ में सिल्डन एवं स्वान द्वारा दिया गया, है ना, जिसमें सिल्डन ने पादप कोशिका पर अध्ययन किया। किस पे अध्ययन किया, पादप कोशिका पर। ये नॉलेज पॉइंट से याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि सिल्डन एवं स्वान दो लोग थे, सिल्डन एवं स्वान द्वारा दिया गया। तो स्वान किसके द्वारा प्रारंभ में दिया गया, सिल्डन एवं स्वान के द्वारा। तो जो इन्होंने सिल्डर ने क्या किया कि पादप कोशिका पर अध्ययन किया और उसकी विशेषताओं को बताया। और स्वान ने क्या किया, आगे वाली स्लाइड में स्वान ने क्या, जंतु कोशिका पर अध्ययन किया। स्वान ने किस पे अध्ययन किया, जंतु कोशिका पर अध्ययन किया। तथा स्वान ने ही बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। उधर जब सिल्डन क्या कर रहे थे कि पादप कोशिका पर अध्ययन कर रहे थे, तो स्वान ने भी उनके अध्ययन के बारे में देखा और उन्होंने भी पादप कोशिका पर थोड़ा बहुत अध्ययन किया। तो उनको पता चला कि कोशिका में जो पादप कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना, सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती। किसने बताया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा सा, कि स्वान ने ही बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती। क्या पाई जाती है, स्वान ने बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद रुडोल्फ विर्शो का कोशिका सिद्धांत, किसका, रुडोल्फ विर्शो का कोशिका सिद्धांत। इनका सिद्धांत क्या है, ओमनीज सेलुला ई सेलुली, ओमनीज सेलुला ई सेलुली, है ना। इसका अर्थ है प्रकृति में जो कोशिकाएं अपने अस्तित्व में है, किसमें है, अस्तित्व में है, उनसे ही नई कोशिका का जन्म होता है। अर्थात प्रकृति में कभी एक कोशिका आई होगी, है ना, उससे ही आज जितनी शरीर में हमारी जितनी कोशिकाएं हैं, प्रारंभ में एक कोशिका आई होगी, उससे जितनी कोशिकाएं हैं सभी का निर्माण हुआ होगा। इनके कहने का तात्पर्य ये है। इन्होंने क्या कहा, ओमनीज सेलुला ई सेलुली, अर्थात प्रकृति में जो कोशिकाएं अपने अस्तित्व में हैं उनसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पहली बार प्रकृति में आया होगा तो उससे अन्य लोगों का जन्म हुआ, इसी प्रकार से कोशिका में भी होता है। जो कोशिका प्रकृति में है उससे ही नई कोशिका का जन्म होता है। आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार, है ना। कोशिका के प्रकार में हम देखेंगे कि कोशिका को दो आधारों पर बांटा गया है। किसमें, दो आधार है ना, इसके कोशिका को दो आधारों पर बांटा गया है। यहाँ पे ये गलत लिखा गया है ना, टाइपिंग दो बार रूम हो गया है, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में थोड़ी सी। तो कोशिका के प्रकार, है ना, कोशिका को दो आधारों पर बांटा गया है ना। पहला क्या है, केंद्रक के आधार पर, पहला काहे में बांटा गया है, केंद्रक के आधार पर। फिर उसके बाद जब केंद्रक के आधार पर भी दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, है ना। पहले में क्या, केंद्रक के आधार पर बांटा गया है, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती हैं, है ना। फिर उसके बाद आगे
संरचना के आधार पर है। काहे पर है? संरचना के आधार पर। जंतु कोशिका, पादप कोशिका। क्या? जंतु कोशिका और पादप कोशिका, है ना। एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल, तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये काहे के आधार पर है? संरचना के आधार पर। तो हमने देखा कि कोशिका के दो आधारों पर बांटा गया है। पहला केंद्रक के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर। केंद्रक के आधार पर हमारी प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमें केंद्रक के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक केंद्रक के आधार पर है। फिर उसके बाद आगे हमने देखा संरचना के आधार पर जंतु कोशिका, पादप कोशिका है। अब इसके बाद एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बात लिखी थी कि केंद्रक के आधार पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है, तो हमारा ये केंद्रक के आधार पर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में इसमें कुछ अंतर दिए हुए हैं। तो अंतर में क्या है कि इसमें केंद्रक नहीं होता। किसमें? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, है ना। पी लिखा है, पी फॉर प्रेजेंट हम मान लें, लेकिन उसका अपोजिट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? केंद्रक नहीं होता। फिर इसके बाद यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। इसमें डीएनए जो होता है गोलाकार होता है। गोलाकार से तात्पर्य ऐसे ऐसे ऐसे, गोलाकार से तात्पर्य ये है ना, गोलाकार ऐसे। फिर इसमें जो होता है रेखीय डीएनए होता है। रेखीय से तात्पर्य है ऐसे, है ना। फिर ये ऐसे, तो रेखीय डीएनए होता है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या? इसमें केंद्रक नहीं होता और यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। कई सारे किताबों में आपको प्रोकैरियोटिक में ये दिया होता है कि केंद्रक अर्धविकसित होता है। अर्धविकसित से क्या तात्पर्य है? अर्थात नहीं होता। अर्धविकसित केंद्रक वही कार्य करता है जो केंद्रक नहीं होता तब कार्य होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं केंद्रक नहीं होता, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है ना। फिर इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक है इसका डीएनए क्या होता है? गोलाकार होता है, जहां आपको ये बता दिए हम, गोलाकार। फिर इसका रेखीय होता है, तो ये ऐसे। तो आगे एक अंतर देखने के बाद एक चित्र भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये आगे तीसरा अंतर है, अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए ग्रीन वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, अर्थात कि नील हरित शैवाल। उसमें अगर एक नील हरित शैवाल है तो उसी से ही दूसरी नील हरित शैवाल बनेगी, उसी से फिर तीसरी नील हरित शैवाल बनेगी, है ना। जैसे कि पुरुष में है एक, तो मान लीजिए एक नर और मादा, लेकिन आपको यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन होता है। एक से ही दो का निर्माण होता है, यहाँ पर दो से तीसरे का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पे एक से दूसरे का निर्माण होता है, जैसे कि है ना अलैंगिक प्रजनन। फिर इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। अब आप सोचेंगे कि अलैंगिक प्रजनन इसमें कैसे होता है? तो जो अमीबा है, अमीबा है, तो अमीबा क्या होता है कि एक कोश की जीव है ना, एक कोश की जीव है। लेकिन इसमें क्या होता है कि केंद्रक पाया जाता है, इसलिए यूकैरियोटिक में आता है। तो इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, अर्थात एक ही अमीबा बीच से विभाजित होता है तो दूसरा अमीबा बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अलैंगिक प्रजनन, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी पाई जाती हैं यूकैरियोटिक में, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो तीसरा अंतर क्या है? इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। और फिर चौथे नंबर पर है एस प्रकार का, एस 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के प्रकार होते हैं, जैसे 70 80 है ना, 40 50 होता है। तो इस प्रकार से 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कितने प्रकार का? 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है ना। इस प्रकार से 4 अंतर कंप्लीट हुए। अगर इसका हमको उदाहरण देखना हो कि इसके अंतर्गत उदाहरण कौन से आएंगे, तो हम लोग देख सकते हैं। इसमें आएगा आपका माइकोप्लाज्म। क्या आएगा? माइकोप्लाज्म, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी, ALGE, है ना, एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, एल्गी, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्म, है ना। इस प्रकार के
इसमें आएंगे। और अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक में सभी स्तनधारी जीव, है ना, स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव स्तनधारी जीव आएंगे, है ना। और कुछ ऐसे चीज आएंगे जैसे अमीबा भी है, वो भी आएगा। तो इस प्रकार से दोनों का अंतर। तो उदाहरण क्या लेंगे हम इसका? इसका उदाहरण लेंगे माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी एवं कुछ बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया। इसके बाद इसमें क्या लेंगे? स्तनधारी जीव, है ना, एवं अपवाद स्वरूप अमीबा को, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका अंतर कंप्लीट हुआ। चलिए ठीक है, तो अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में इतना देखा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर देखा। इसका एक हम लोग चित्र देख लेते हैं। ये रहा इसका चित्र, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की संरचना ऐसे होती है, प्रोकैरियोटिक की संरचना ऐसे होती है। संरचना में विशेष अंतर नहीं है, लेकिन इसके आंतरिक जो वो है अंग है, उनमें अंतर है। तो हम लोग आंतरिक अंगों में ये देखें कि न्यूक्लियोलिस, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जलिका, राइबोसोम। इसमें न्यूक्लियोइड, कैप्सूल, है ना, फ्लैगुलम, सेल वॉल, है ना, सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम। यानी राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ इसमें पाया जाता है, सेल वॉल इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो अगर कभी आ जाए यूकैरियोटिक में, हमने क्या यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मेन अंतर क्या देखा कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल। ये सेल वॉल पाया जाता है, और लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक में कौन आते हैं? यूकैरियोटिक में कौन आता है? जैसे कि इसमें यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में कौन आते हैं? हम लोग आते हैं, स्तनधारी जीव आते हैं। तो हम लोगों में क्या सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पाई जाती है? नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संरचना है फ्लैगुलम। फ्लैगुलम का हिंदी कहे तो कसाभिका होता है। कसाभिका क्या होता है कि इसका ये कोशिका के बाहर निकला हुआ भाग होता है ना। ये आपको दिख रहा है, ये कोशिका के बाहर निकला हुआ भाग है ना। इसका प्रयोग गमन के लिए अर्थात चलने फिरने के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इंद्रियों के रूप में इसका प्रयोग, है ना, इंद्रियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे जीव बाहरी तापमान को महसूस कर पाते हैं। तो ये फ्लैगुलम क्या करता है? कसाभिका जो होती है, तो इसका उपयोग बाहरी तापमान को महसूस करने के लिए जीवों के द्वारा की जाती है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें कि ये जो केंद्रक है, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ये, और लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सब पूरी संरचना नष्ट होती है। यहाँ पे क्या होती है? पूरी संरचना नष्ट होती है ना। तो और यहाँ पे क्या होती है? एक झिल्ली पाई जाती है जिसके अंदर सभी होते हैं ना। तो आगे हमने इन दोनों का चित्र भी देखा। फिर इसके बाद संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, है ना। आगे देखते हैं। ये रहा दोनों कोशिकाओं का चित्र। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा क्या है? ये है जंतु कोशिका। क्या है? जंतु। ये क्या है? पादप। तो इसमें कोशिकांग हैं सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, रफ ईआर। रफ का मतलब होता है कि खुरदुरा, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जलिका। आगे जब हम इसके कोशिकांग को पढ़ेंगे तो रफ ईआर को आगे बात करेंगे। यहाँ पे स्मूथ ईआर है ना, स्मूथ ईआर, है ना। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ। फिर उसके बाद ये स्मूथ होता है, वो रफ होता है यानी खुरदरा होता है, स्मूथ चिकना होता है। फिर इसके बाद ये रहा राइबोसोम आपका, है ना। राइबोसोम सभी कोशिकांग। ये रहा गोल्जी बॉडी, है ना। फिर इसके बाद ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जागृह। ये रहा वैक्यूल यानी वो आपका रिक्तिकाएं होती हैं। इसके बाद सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, आपका केंद्रक झिल्ली। फिर इसके बाद न्यूक्लियस, केंद्रक।
फिर है ना ये रहा आपका लाइसोसोम, है ना, फिर ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। इस प्रकार से इसके जो महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं। फिर पादप में आए तो ये सेल वॉल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, सेल वॉल इसमें नहीं होती, इसमें सेल वॉल पाई जाती कोशिका भित्ति। फिर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती। वैक्यूल रिक्तिकाएं, इसमें सब देखिए इतनी बड़ी रिक्तिका है, इसमें ये छोटी सी रिक्तिका, ये छोटी सी, अर्थात हम कह सकते हैं कि पादप कोशिकाएं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं बहुत बड़ी, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कुछ पौधों में रिक्तिकाएं छोटी छोटी पाई जाती हैं, अधिकतर पौधों में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फिर इसके बाद न्यूक्लियस इसके जैसा ही सेम है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस वही केंद्रक। केंद्रक आप ये देखें कि इसमें जो है केंद्रक मध्य में उपस्थित होता है ये, लेकिन इसमें केंद्रक किनारे पर उपस्थित होता है यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाद हम देखें क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है। आप लोग देख लें चित्र में, कहीं पे भी क्लोरोप्लास्ट नहीं, हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मिलेगी, इसमें भी मिलेगी। फिर आपको ये गोल्जी बॉडी यहाँ पे भी है ये, और यहाँ पे भी है। राइबोसोम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। स्मूथ ईआर, रफ ईआर, ये दोनों आपको यहाँ मिल जाएंगे। सेंट्रोसोम जो है, तो सेंट्रोसोम आपको यहाँ पर मिलेगा, ये रहा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट चीज गलत दिया हुआ है, सेंट्रोसोम नहीं होता है पादप कोशिका में, सेंट्रोसोम नहीं होता है। आप लोग इसको याद नहीं करेंगे, यहाँ पे चित्र में गलत दिया हुआ है, सेंट्रोसोम नहीं होता है ना। फिर एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट इसी का पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट होता है एमाइलोप्लास्ट। जब हम कोशिकांग पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, है ना, साइटोप्लाज्म। इस प्रकार से ये सभी हमने अंग पढ़ा ना। फिर आगे चलते हैं। आप लोग इसको, ये जो यहाँ पे सेंट्रोसोम लिखा हुआ है, इसको गलत है ना, इसको आप इसमें नहीं जोड़ेंगे। सेंट्रोसोम सिर्फ इसमें पाया जाता है, सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है ना। क्योंकि जो सेंट्रोसोम होता है वो कोशिका विभाजन में काम करता है, और पादप कोशिका में कोशिका विभाजन साधारण रूप से अगर होना है तो होता है, तो होता ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, सेल वॉल आगे हमने पीछे देखा नहीं पाई जाती है। हरितलवक क्लोरोप्लास्ट देखा पाई जाती है, नहीं पाई इस, और पादप कोशिका में पाया जाता है। आप ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा क्लोरोप्लास्ट नीचे, है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये रहा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे, ये हरा वाला। फिर इसके तो है ना, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये हरित लवक जिसको बोलते हैं, पाए जाते हैं यहाँ पे, हरित लवक पाए जाते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते जंतु कोशिका में। फिर सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में। ये देखिए यहाँ पे जो चित्र है आपका, ये देखिए सेंट्रोसोम जो लिखा है ये गलत है, यहाँ पे चित्र में गलत लिखा हुआ है, तो ये इसको आप हटा देंगे, है ना, नहीं याद रखेंगे। ये सेंट्रोसोम क्या होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, और सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। रिक्तिकाएं बड़ी एवं संख्या में कम होती हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हमने देखा है। फिर रिक्तिकाएं छोटी एवं संख्या में अधिक होती हैं, हमने ये भी देखा। केंद्रक परिधि की ओर होता है, कहाँ होता है, केंद्रक जो होता है वो परिधि की ओर होता है। ये 5वां नंबर का जो पॉइंट है आपका, 5वां पॉइंट है, केंद्रक जो होता है परिधि की ओर होता है। अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। परिधि का तात्पर्य है किनारे, परिधि का तात्पर्य क्या होता है कि ये जैसे ये अगर कोशिका है तो यहाँ पे केंद्रक है, लेकिन यहाँ पे ये कोशिका है तो ये मध्य में केंद्रक है, तो ये मध्य में है और ये कहाँ है, परिधि में है, अर्थात किनारे पर केंद्रक। इस प्रकार से 5 अंतर हैं जो कि आपको पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कराते हैं, है ना। कोशिका के आगे जो भाग बचा हुआ है, जिनमें कोशिकांगों को हम पढ़ेंगे कि कोशिकांग जैसे को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे हम लोग, और केंद्रक पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, आपकी रिक्तिकाएं पढ़ेंगे। इसके बाद सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, और इसके अतिरिक्त जो और कोशिकांग होंगे उनको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो के साथ, पहले इस वाले वीडियो में आप यहाँ तक पढ़ें, और अगले वीडियो में आपको कोशिका का संपूर्ण पाठ मिल जाएगा। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,
अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अभी तक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और खेल दो विषयों के वीडियो को देखते थे और दो लेक्चर्स यूट्यूब पर लगते थे। अब ये तीसरा विषय विज्ञान आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं और उसका अध्याय 1 कोशिका। सबसे पहला कोशिका प्रारंभ करेंगे। चूँकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात MPPSC के जो सलेबस है उसका विज्ञान का, या हम कहें संपूर्ण सलेबस में जो विज्ञान वाले भाग में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से सबसे पहले दिया गया है मानव शरीर की संरचना, जिसमें कोशिका सबसे पहले नंबर पर आता है। कोशिका सबसे पहले नंबर पर आता है, इसलिए हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार से MPSI में देखें तो साइंस का जो मानव का जो क्या है मानव संरचना के बारे में दिया हुआ है, तो उसमें भी कोशिका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं में भी साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से बायोलॉजी, साइंस में भी बायोलॉजी का सेक्शन से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विषय विज्ञान अध्याय 1 कोशिका। कोशिका हमारे जीवन की कैसी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। एक है छोटी सी बात आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिखा है कि आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। तो जब क्या होता है कि कोशिकाएं समान प्रकार की कोशिकाओं से तात्पर्य उनमें जो भी कंटेंट हैं वो एक जैसे हों और उसके अतिरिक्त उसकी जो उत्पत्ति है वो एक समान हो, तो है ना। तो वो कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, है ना, जिनके आधार एक समान हो, है ना। तो इस प्रकार की जब समान कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो ऊतकों का निर्माण होता है। अर्थात समान कोशिकाएं जब मिलती हैं, मान लीजिए ये एक कोशिका, ये 2 कोशिका, ये 3 कोशिका, ये 4 कोशिका, ये 5 कोशिका, ये 6, ये 7, ये कैसी कोशिकाएं हैं? कैसी कोशिकाएं हैं? समान कोशिकाएं हैं। अर्थात इनकी उत्पत्ति समान है ना, इनके जो इनका आधार समान है ना। तो इस प्रकार की जब समान कोशिकाएं हैं तो ये क्या बना? ऊतक बना। अब क्या होगा कि यहाँ से जब ऊतक हो गया, अब 1 ऊतक, 2 ऊतक, 3 ऊतक, 4 ऊतक, 5 ऊतक, 6 ऊतक, 7 ऊतक, यानी टिश्यूज, ये समान टिश्यू है ना, समान प्रकार के टिश्यू जब मिलेंगे तो क्या होगा? बॉडी का निर्माण होगा। क्या होगा? बॉडी का निर्माण हो जाएगा, है ना, बॉडी का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये बॉडी का निर्माण हो जाएगा जब अपने, तो कोशिका क्या करती है कि हमारे शरीर के संरचना को तैयार करती है। अब हमारे जब संरचना को तैयार करती है तो मान लीजिए अगर ये हाथ है तो इस हाथ से हम क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना, कोई भी काम करते हैं। तो जब काम करते हैं तो वो क्या है? कार्य, है ना, कार्यात्मक। तो इस प्रकार से कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है ना। समझ में आया आप लोगों के? जब समान प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। जब समान प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। और जब समान प्रकार के ऊतक मिलते हैं तो क्या बनती हैं? जब समान प्रकार के ऊतक बनते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इस प्रकार से कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ऊपर वाला तो खोज याद करना है, खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन 1665 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, वो इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज पॉइंट से 1665 याद रख सकते हैं, लेकिन कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये याद करना अति आवश्यक है ना, क्योंकि संपूर्ण कोशिका विज्ञान को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक आध बार ये प्रश्न आया है, लेकिन इसके प्रश्न के आने की संभावना ज़्यादा है, चूँकि कोशिका का जो संपूर्ण वर्णन है यहाँ पे उन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में किया था, है ना। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न यहाँ पर क्रिएट होते हैं। एक है 3 प्रश्न है, खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो दूसरा प्रश्न है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं? साइटोलॉजी। और तीसरा प्रश्न है रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम था? तो माइक्रोग्राफिया।
इसके बाद आगे चलते हैं। रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में यह बात कही है कि उन्होंने कोशिका की खोज मृत पेड़ की छाल से किया था, मृत छाल है ना, पेड़ की मृत छाल से किया था, पेड़ की मृत छाल से किया था। अर्थात उन्होंने कोई वृक्ष था, उसकी ये जो परत होती है, छाल होती है, इसको निकाला। तो जब छाल को ये निकाल लिए तो यहाँ से अगर छाल निकल गई तो मृत हो जाती है। और मृत छाल को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें कुछ इस प्रकार के डब्बे नुमा संरचना दिखी उनको। डब्बे नुमा जब संरचना दिखी तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल। क्या नाम दिया? सेल, है ना, सेल यानी पिंजरे जैसे, है ना। तो सेल क्या नाम दिया इन्होंने? सेल नाम दिया। इस संरचना के आधार पर, इस संरचना को देखते हुए उन्होंने सेल नाम दिया कोशिका को। फिर उसके बाद ल्यूवेनहॉक कौन? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है कि ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। कभी प्रश्न आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, आप लोग ल्यूवेनहॉक याद रखेंगे। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत प्रारंभ में सेल्डन या सिल्डन, है ना, या तो सेल्डन या तो सिल्डन। सिल्डन वैसे ये राइट नेम है, राइट नेम इनका सिल्डन है ना। तो कोशिका सिद्धांत प्रारंभ में कोशिका सिद्धांत प्रारंभ में सिल्डन एवं स्वान द्वारा दिया गया, है ना, जिसमें सिल्डन ने पादप कोशिका पर अध्ययन किया। किस पे अध्ययन किया? पादप कोशिका पर। ये नॉलेज पॉइंट से याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि सिल्डन एवं स्वान दो लोग थे, सिल्डन एवं स्वान द्वारा दिया गया। तो स्वान किसके द्वारा प्रारंभ में दिया गया? सिल्डन एवं स्वान के द्वारा। तो जो इन्होंने सिल्डर ने क्या किया कि पादप कोशिका पर अध्ययन किया और उसकी विशेषताओं को बताया। और स्वान ने क्या किया? आगे वाली स्लाइड में स्वान ने क्या? जंतु कोशिका पर अध्ययन किया। स्वान ने किस पे अध्ययन किया? जंतु कोशिका पर अध्ययन किया। तथा स्वान ने ही बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। उधर जब सिल्डन क्या कर रहे थे कि पादप कोशिका पर अध्ययन कर रहे थे, तो स्वान ने भी उनके अध्ययन के बारे में देखा और उन्होंने भी पादप कोशिका पर थोड़ा बहुत अध्ययन किया। तो उनको पता चला कि कोशिका में जो पादप कोशिका में जो होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना। सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती। किसने बताया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा सा, कि स्वान ने ही बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती। क्या पाई जाती है? स्वान ने बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद रुडोल्फ विर्शो का कोशिका सिद्धांत। किसका? रुडोल्फ विर्शो का कोशिका सिद्धांत। इनका सिद्धांत क्या है? ओमनीज सेलुला ई सेलुली। ओमनीज सेलुला ई सेलुली, है ना। इसका अर्थ है प्रकृति में जो कोशिकाएं अपने अस्तित्व में है, किसमें है? अस्तित्व में है, उनसे ही नई कोशिका का जन्म होता है। अर्थात प्रकृति में कभी एक कोशिका आई होगी, है ना, उससे ही आज जितनी शरीर में हमारी जितनी कोशिकाएं हैं, प्रारंभ में एक कोशिका आई होगी, उससे जितनी कोशिकाएं हैं सभी का निर्माण हुआ होगा। इनके कहने का तात्पर्य है। इन्होंने क्या कहा? ओमनीज सेलुला ई सेलुली, अर्थात प्रकृति में जो कोशिकाएं अपने अस्तित्व में हैं, उनसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पहली बार प्रकृति में आया होगा तो उससे अन्य लोगों का जन्म हुआ, इसी प्रकार से कोशिका में भी होता है। जो कोशिका प्रकृति में है उससे ही नई कोशिका का जन्म होता है। आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार, है ना। कोशिका के प्रकार में हम देखेंगे कि कोशिका को दो आधारों पर बांटा गया है। किसमें? दो आधार, है ना। इसके कोशिका को दो आधारों पर बांटा गया है। यहाँ पे ये गलत लिखा गया है ना। टाइपिंग दो बार रूम हो गया है, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में थोड़ी सी। तो कोशिका के प्रकार, है ना, कोशिका को दो आधारों पर बांटा गया है ना। पहला क्या है? केंद्रक के आधार पर। पहला काहे में बांटा गया है? केंद्रक के आधार पर। फिर उसके बाद जब केंद्रक के आधार पर भी दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, है ना। पहले में क्या? केंद्रक के आधार पर बांटा गया है, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती हैं, है ना। फिर उसके बाद आगे
संरचना के आधार पर है। काहे पर है? संरचना के आधार पर। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, क्या? जंतु कोशिका और पादप कोशिका, है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल, तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये काहे के आधार पर है? संरचना के आधार पर। तो हमने देखा कि कोशिका के दो आधारों पर बांटा गया है, पहला केंद्रक के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर। केंद्रक के आधार पर हमारी प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमें केंद्रक के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक केंद्रक के आधार पर है। फिर उसके बाद आगे हमने देखा संरचना के आधार पर जंतु कोशिका, पादप कोशिका है। अब इसके बाद एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बात लिखी थी कि केंद्रक के आधार पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है, तो हमारा ये केंद्रक के आधार पर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में इसमें कुछ अंतर दिए हुए हैं। तो अंतर में क्या है कि इसमें केंद्रक नहीं होता, किसमें? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, है ना। पी लिखा है, पी फॉर प्रेजेंट हम मान लें, लेकिन उसका अपोजिट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? केंद्रक नहीं होता। फिर इसके बाद यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। इसमें डीएनए जो होता है गोलाकार होता है। गोलाकार से तात्पर्य ऐसे गोलाकार से तात्पर्य ये है ना, गोलाकार ऐसे। फिर इसमें जो होता है रेखीय डीएनए होता है। रेखीय से तात्पर्य है ऐसे, है ना, फिर ये ऐसे, तो रेखीय डीएनए होता है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या? इसमें केंद्रक नहीं होता और यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। कई सारे किताबों में आपको प्रोकैरियोटिक में ये दिया होता है कि केंद्रक अर्धविकसित होता है। अर्धविकसित से क्या तात्पर्य है? अर्थात नहीं होता। अर्धविकसित केंद्रक वही कार्य करता है जो केंद्रक नहीं होता तब कार्य होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं केंद्रक नहीं होता, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है ना। फिर इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक है इसका डीएनए क्या होता है? गोलाकार होता है, जहां आपको ये बता दिए हम, गोलाकार। फिर इसका रेखीय होता है, तो ये ऐसे। तो आगे एक अंतर देखने के बाद एक चित्र भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये आगे तीसरा अंतर है, अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए ग्रीन वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, अर्थात कि नील हरित शैवाल। उसमें अगर एक नील हरित शैवाल है तो उसी से ही दूसरी नील हरित शैवाल बनेगी, उसी से फिर तीसरी नील हरित शैवाल बनेगी, है ना। जैसे कि पुरुष में है एक, तो मान लीजिए एक नर और मादा, लेकिन आपको यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन होता है, एक से ही दो का निर्माण होता है, यहाँ पर दो से तीसरे का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पे एक से दूसरे का निर्माण होता है, जैसे कि है ना, अलैंगिक प्रजनन। फिर इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। अब आप सोचेंगे कि अलैंगिक प्रजनन इसमें कैसे होता है? तो जो अमीबा है, अमीबा है, तो अमीबा क्या होता है कि एक कोश की जीव है ना, एक कोश की जीव है, लेकिन इसमें क्या होता है कि केंद्रक पाया जाता है, इसलिए यूकैरियोटिक में आता है। तो इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, अर्थात एक ही अमीबा बीच से विभाजित होता है तो दूसरा अमीबा बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अलैंगिक प्रजनन, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी पाई जाती हैं यूकैरियोटिक में, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो तीसरा अंतर क्या है? इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। और फिर चौथे नंबर पर है एस प्रकार का, एस 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के प्रकार होते हैं, जैसे 70 80 है ना, 40 होता है। तो इस प्रकार से 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कितने प्रकार का? 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है ना। इस प्रकार से 4 अंतर कंप्लीट हुए। अगर इसका हमको उदाहरण देखना हो कि इसके अंतर्गत उदाहरण कौन से आएंगे, तो हम लोग देख सकते हैं। इसमें आएगा आपका माइकोप्लाज्म। क्या आएगा? माइकोप्लाज्म, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी, ALGE, है ना, एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, एल्गी, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्म, है ना। इस प्रकार के
इसमें आएंगे। और अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक में सभी स्तनधारी जीव, है ना, स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव स्तनधारी जीव आएंगे, है ना। और कुछ ऐसे चीज आएंगे जैसे अमीबा भी है, वो भी आएगा। तो इस प्रकार से दोनों का अंतर। तो उदाहरण क्या लेंगे हम इसका? इसका उदाहरण लेंगे माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी एवं कुछ बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया। इसके बाद इसमें क्या लेंगे? स्तनधारी जीव, है ना, एवं अपवाद स्वरूप अमीबा को, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका अंतर कंप्लीट हुआ। चलिए ठीक है, तो अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में इतना देखा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर देखा। इसका एक हम लोग चित्र देख लेते हैं। ये रहा इसका चित्र, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की संरचना ऐसे होती है, प्रोकैरियोटिक की संरचना ऐसे होती है। संरचना में विशेष अंतर नहीं है, लेकिन इसके आंतरिक जो वो है अंग है, उनमें अंतर है। तो हम लोग आंतरिक अंगों में ये देखें कि न्यूक्लियोलिस, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जलिका, राइबोसोम। इसमें न्यूक्लियोइड, कैप्सूल, है ना, फ्लैगुलम, सेल वॉल, है ना, सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम। यानी राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ इसमें पाया जाता है, सेल वॉल इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो अगर कभी आ जाए यूकैरियोटिक में, हमने क्या, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मेन अंतर क्या देखा कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल। ये सेल वॉल पाया जाता है, और लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक में कौन आते हैं? यूकैरियोटिक में कौन आता है? जैसे कि इसमें यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में कौन आते हैं? हम लोग आते हैं, स्तनधारी जीव आते हैं। तो हम लोगों में क्या सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पाई जाती है? नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संरचना है फ्लैगुलम। फ्लैगुलम का हिंदी कहे तो कसाभिका होता है। कसाभिका क्या होता है कि इसका ये कोशिका के बाहर निकला हुआ भाग होता है ना। ये आपको दिख रहा है, ये कोशिका के बाहर निकला हुआ भाग है ना। इसका प्रयोग गमन के लिए अर्थात चलने फिरने के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इंद्रियों के रूप में इसका प्रयोग, है ना, इंद्रियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे जीव बाहरी तापमान को महसूस कर पाते हैं। तो ये फ्लैगुलम क्या करता है? कसाभिका जो होती है, तो इसका उपयोग बाहरी तापमान को महसूस करने के लिए जीवों के द्वारा की जाती है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें कि ये जो केंद्रक है, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ये, और लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सब पूरी संरचना नष्ट होती है। यहाँ पे क्या होती है? पूरी संरचना नष्ट होती है ना। तो और यहाँ पे क्या होती है? एक झिल्ली पाई जाती है जिसके अंदर सभी होते हैं, है ना। तो आगे हमने इन दोनों का चित्र भी देखा। फिर इसके बाद संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, है ना। आगे देखते हैं। ये रहा दोनों कोशिकाओं का चित्र। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा क्या है? ये है जंतु कोशिका। क्या है? जंतु। ये क्या है? पादप। तो इसमें कोशिकांग हैं सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, रफ ईआर। रफ का मतलब होता है कि खुरदुरा, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जलिका। आगे जब हम इसके कोशिकांग को पढ़ेंगे तो रफ ईआर को आगे बात करेंगे। यहाँ पे स्मूथ ईआर है ना, स्मूथ ईआर, है ना। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ। फिर उसके बाद ये स्मूथ होता है, वो रफ होता है यानी खुरदरा होता है, स्मूथ चिकना होता है। फिर इसके बाद ये रहा राइबोसोम आपका, है ना। राइबोसोम सभी कोशिकांग। ये रहा गोल्जी बॉडी, है ना। फिर इसके बाद ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जागृह। ये रहा वैक्यूल यानी वो आपका रिक्तिकाएं होती हैं। इसके बाद सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, आपका केंद्रक झिल्ली। फिर इसके बाद न्यूक्लियस, केंद्रक।
फिर है ना ये रहा आपका लाइसोसोम, है ना, फिर ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। इस प्रकार से इसके जो महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं। फिर पादप में आए तो ये सेल वॉल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, सेल वॉल इसमें नहीं होती, इसमें सेल वॉल पाई जाती कोशिका भित्ति। फिर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती। वैक्यूल, रिक्तिकाएं, इसमें सब देखिए इतनी बड़ी रिक्तिका है, इसमें ये छोटी सी रिक्तिका, ये छोटी सी। अर्थात हम कह सकते हैं कि पादप कोशिकाएं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं बहुत बड़ी, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कुछ पौधों में रिक्तिकाएं छोटी छोटी पाई जाती हैं, अधिकतर पौधों में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फिर इसके बाद न्यूक्लियस इसके जैसा ही सेम है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस वही केंद्रक आप ये देखें कि इसमें जो है केंद्रक मध्य में उपस्थित होता है ये, लेकिन इसमें केंद्रक किनारे पर उपस्थित होता है यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाद हम देखें क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है। आप लोग देख लें चित्र में, कहीं पे भी क्लोरोप्लास्ट नहीं, हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मिलेगी, इसमें भी मिलेगी। फिर आपको ये गोल्जी बॉडी यहाँ पे भी है ये, और यहाँ पे भी है। राइबोसोम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। स्मूथ ईआर, रफ ईआर, ये दोनों आपको यहाँ मिल जाएंगे। सेंट्रोसोम जो है, तो सेंट्रोसोम आपको यहाँ पर मिलेगा, ये रहा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट चीज गलत दिया हुआ है, सेंट्रोसोम नहीं होता पादप कोशिका में, सेंट्रोसोम नहीं होता है। आप लोग इसको याद नहीं करेंगे, यहाँ पे चित्र में गलत दिया हुआ है, सेंट्रोसोम नहीं होता है ना। फिर एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट इसी का पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट होता है एमाइलोप्लास्ट। जब हम कोशिकांग पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, है ना, साइटोप्लाज्म। इस प्रकार से ये सभी हमने अंग पढ़ा ना। फिर आगे चलते हैं। आप लोग इसको, ये जो यहाँ पे सेंट्रोसोम लिखा हुआ है, इसको गलत है ना, इसको आप इसमें नहीं जोड़ेंगे। सेंट्रोसोम सिर्फ इसमें पाया जाता है, सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है ना। क्योंकि जो सेंट्रोसोम होता है वो कोशिका विभाजन में काम करता है, और पादप कोशिका में कोशिका विभाजन साधारण रूप से अगर होना है तो होता है, तो होता ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, सेल वॉल आगे हमने पीछे देखा नहीं पाई जाती है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट देखा पाई जाती है, नहीं पाई इस, और पादप कोशिका में पाया जाता है। आप ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा क्लोरोप्लास्ट नीचे, है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये रहा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे, ये हरा वाला। फिर इसके तो है ना, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये हरित लवक जिसको बोलते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पे हरित लवक पाए जाते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते जंतु कोशिका में। फिर सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में। ये देखिए यहाँ पे जो चित्र है आपका, ये देखिए सेंट्रोसोम जो लिखा है ये गलत है, यहाँ पे चित्र में गलत लिखा हुआ है, तो ये इसको आप हटा देंगे, है ना, नहीं याद रखेंगे। ये सेंट्रोसोम क्या होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, और सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। रिक्तिकाएं बड़ी एवं संख्या में कम होती हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हमने देखा है। फिर रिक्तिकाएं छोटी एवं संख्या में अधिक होती हैं, हमने ये भी देखा। केंद्रक परिधि की ओर होता है, कहाँ होता है, केंद्रक जो होता है वो परिधि की ओर होता है। ये 5वां नंबर का जो पॉइंट है आपका, 5वां पॉइंट है, केंद्रक जो होता है परिधि की ओर होता है। अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। परिधि का तात्पर्य है किनारे। परिधि का तात्पर्य क्या होता है कि ये जैसे ये अगर कोशिका है तो यहाँ पे केंद्रक है, लेकिन यहाँ पे ये कोशिका है तो ये मध्य में केंद्रक है, तो ये मध्य में है और ये कहाँ है, परिधि में है, अर्थात किनारे पर केंद्रक। इस प्रकार से 5 अंतर हैं जो कि आपको पादप कोशिका में जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कराते हैं, है ना। कोशिका के आगे जो भाग बचा हुआ है, जिनमें कोशिकांगों को हम पढ़ेंगे कि कोशिकांग जैसे को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे हम लोग, और केंद्रक पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, आपकी रिक्तिकाएं पढ़ेंगे। इसके बाद सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, और इसके अतिरिक्त जो और कोशिकांग होंगे उनको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो के साथ, पहले इस वाले वीडियो में आप यहाँ तक पढ़ें, और अगले वीडियो में आपको कोशिका का संपूर्ण पाठ मिल जाएगा। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।